हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में बड़ी आंत ऐसे भी कहते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग के ऊपर या फिर रेक्टम की इनर लाइनिंग के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसे कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसमें होता है इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट में लार्ज इंटेस्टाइन का कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो भी उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में कोई एलर्जिक रिएक्शंस है तो भी उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में क्रॉन्स डिसीज़ है या फिर बहुत दिनों से चली आ रही कोई बीमारी है, इसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है तो भी उस तरह के पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो कैम्फिलोबैक्टर बैक्टीरिया या फिर सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया है जिनकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन पैदा होने के कारण भी उस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद उस पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ उस पेशेंट में पेट फूल जाना, पेट में जकड़न महसूस होना, भूख न लगना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, पेशेंट का वज़न कम हो जाना, लैट्रिन के साथ साथ खून निकलना, इसके साथ पेशेंट की भूख कम हो जाना, पेशेंट को ठंड लग कर के बुखार आना या फिर चिल्स होना, इसके साथ पेशेंट को वोमिटिंग होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, पेशेंट के माउथ के अंदर अल्सरेशन बन जाना, या फिर उस पेशेंट का वेट लॉस हो जाना। ये कुछ लक्षण हैं जो कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली बात तो उस पेशेंट में सिग्मोइडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी की जाती है। इसके बाद उस पेशेंट में टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं या फिर सिटी स्कैन ऑफ द होल एब्डोमेन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि CBC विथ ESR है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट होती है जिसको भी हम सी रिएक्टिव प्रोटीन या फिर CRP लेवल्स को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो ट्रीटमेंट होती है वो दो तरह से की जाती है। एक तो ट्रीटमेंट की जाती है मेडिसिन के बेसिस के ऊपर और दूसरी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है सर्जरी के ऊपर। तो हर एक पेशेंट में सर्जरी नहीं की जाती। सबसे पहले तो पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं। ओरल मेडिकेशन देने के बाद अगर उस पेशेंट में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है तो फिर उस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो उस मेडिकेशंस के अंदर 3 तरह के मेडिकेशन मेनली दिए जाते हैं। सबसे पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दिए जाते हैं, इसके साथ साथ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं और इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस के बारे में। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस के अंदर उस पेशेंट में अमाइनोसैलिसिलेट्स दिए जाते हैं, इसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर उस पेशेंट को अज़ाथायोप्रिन या फिर साइक्लोस्पोरिन इस तरह के मेडिकेशन दिए जाते हैं। और इसके बाद फाइनली बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर उस पेशेंट को पेट दर्द कम करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक मेडिकेशन दिए जाते हैं, कुछ एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। इसके साथ अगर उस पेशेंट को फीवर विथ चिल्स है तो फिर उस पेशेंट में पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में अगर डायरिया है तो एंटी डायरियल ड्रग्स जैसे कि लोप्रामेड है, इस तरह के मेडिकेशंस भी दिए जा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में लैट्रिन के थ्रू ब्लड निकलने की वजह से अगर उस पेशेंट में एनीमिक कंडीशंस हो गई तो फिर उस पेशेंट में आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो जिस पेशेंट में अल्सरेटिव कोलाइटिस है उस पेशेंट में जब सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करके उस पेशेंट में लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर रेक्टम में जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन बना हुआ है उस पर्टिकुलर पार्ट को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। इसको भी हम 2 या 3 तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली सर्जरी की जाती है इलियो एनल एनास्टोमोसिस ऐसे बोलते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी सर्जरी होती है उसको प्रोक्टोकोलेक्टमी ऐसे भी बोलते हैं। तो ये 2 प्रमुख तरह की सर्जरीज हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में की जाती हैं। जिन भी पेशेंट को पास्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था या फिर जिन भी पेशेंट्स को करंटली अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है
उन पेशेंट को आगे जा कर के कोलोन का कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है उन्हें सर्जरी होने के बाद भी साल में कम से कम एक बार अपनी सिग्मोइडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर कोलोन में, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर रेक्टम में कहीं पर भी अगर कैंसर की कहीं पे शुरुआत होती है, कोई कैंसर के साइंस और सिम्टम्स आते हैं, तो आपको जल्द से जल्द पता चल सके और आप जल्द से जल्द उसमें से बाहर आ सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी, नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।